तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए, बहुत ही आसान सा सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तो उसको रीड करिए। मैं फटाफट से इंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलिए रीड करते हैं। आपको आर लेट टी आर वी आर टर्म दे रखा है, ठीक है, ऑफ एन एपी, ये आपको दे रखा है। इफ फॉर सम एम टी एम इज इक्वल्स टू 1/25 एंड T25 आपको दे रखा है। ये टर्म है T25 जो कि दे रखा है आपको 1/20, और आपसे सिग्मा टी आर दे रखा है 20 × 13 दे रखा है, और आपको ये गिवन डेटा निकालना है। आप क्वेश्चन रीड करिएगा, ये आपको गिवन डेटा निकालना है। तो ठीक है, जो जो दे रखा है वो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्या दे रखा है, तो पहले दे रखा है आप लोगों को, रीड इट केयरफुली। T25 दे रखा है, T25 इज इक्वल्स टू 1/20। सो टी आप nth टर्म ऑफ एन एपी को कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं आप A+24D, जो है nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला A+n-1D, कॉमन डिफरेंस इज D, ओके, एंड A इज योर फर्स्ट टर्म। सो ये आपको दे रखा है 1/20। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ 25 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ आपको जो टी आर में सिग्मा लगा के 1 से 25, ये आपको क्या देता है, T1 T2 T3 अप टू T25, मतलब टी फर्स्ट 25 टर्म का आपको सम दे रखा है। तो अगर आप देखें तो S25 आप देखेंगे, तो अगर हम लोग 20 को भेज दें लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट विल बी 13/20। सी वी आर सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन वी आर सिंप्लीफाइंग। ध्यान से देखिए कौन सी इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दैट इज 20 सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1/25 टी आर इज इक्वल्स टू 13। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर, तो हम लोगों ने क्या करा है, 20 को नीचे भेज दिया है यहाँ डिवाइड में, ठीक है। तो ये आपका S25 बन जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एपी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने वो करा है, तो ये आपका S25 हो गया, ठीक है। अब सम ऑफ एन एपी का आपको लोगों को तो फॉर्मूला पता ही होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, तो जो कि होता है n/2, n इज योर 25, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मीन्स 24d, n-1 आपके टर्म पे 25 -1, दैट विल बी 24d इज इक्वल्स टू 13/20। सो कैंसिल 2 1 2, 2 1 0 ओके। सो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक कह सकते हैं एक छोटा सा चेंज करने जा रहे हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। तो अगर आप देखें तो क्या मैं 2a को a+a लिख सकता हूँ, +24b लिख सकता हूँ, बोलिए, लिख सकता हूँ, बेशक लिख सकता हूँ, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इससे आपकी एक इक्वेशन बन गई ए और डी में, और इससे आपको एक इक्वेशन आपकी वो बन गई थी। तो उससे भी आप ए की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपको निकल जाता, पर हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे हमें A+24D हमें पहले इस इक्वेशन से मिल चुका, जो कि हमारा 1/20, तो उसको हम लोग आज सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो उसको आप लोग सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अरे भैया, पहली इक्वेशन से आपको A+24D नहीं मिला था, वही हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। हमने एक चेंज किया है, 2a को a+a में लिख दिया। बोलिए, अगर आप लॉ मेथड से देखिए, मेरा काम है आपको सिंप्लीफाई करके बताना, जिससे आपके माइंड में नए नए आइडियाज क्लिक हो, वरना तो आप एक एक लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एक बिना सोचे समझे एक ही को वैल्यू निकाल लगे, सीधा पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने लगे, उससे भी जा सकते हैं। पर इससे क्या होगा, इससे आपका थोड़ा आसान बन जाएगा।
दोनों से भी है। आपको दो क्वेश्चन है दो वेरिएबल है तो वो तो आपको सॉल्व करना आता है, पर उसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/20, 1/20, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13/10। बोलिए क्लियर है? क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपकी जो ए की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 5/500। अरे भैया अभी ये इक्वेशन दी है तो क्या इस इक्वेशन को अब मैं सॉल्व करना ही बताऊं? इतनी आसान सी इक्वेशन, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकल, हाँ देखिए मेंस देने जा रहे हो तो थोड़ी कैलकुलेशन करी, मान के चलिए कि आपको करनी पड़ेगी, तभी 9 से 10 क्वेश्चन में आपका 99% बन जाता है। ठीक है, भले क्वेश्चन लंबा हो पर अगर आपको आता हो तो आप पी उसे अटेम्प्ट करिए, है ना। तो देखिए, और फिर इस केमिस्ट्री को एकदम पक्का कर लीजिए जिससे कम टाइम में वो हो जाए। तो आपका ए निकल आया। अब कुछ नहीं करना है। अब यही जो ए की वैल्यू है जो आपने निकाली है, इसको, इस ए की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वहां से डी निकाल लीजिए, वहां से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो चलिए करते हैं। तो आपने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो वो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ ऐसे दिखने लगेगी। बोलिए, वो आपकी कुछ ऐसी दिखने लगेगी इक्वेशन नंबर 1। और वहां से जब आप यहाँ से भी आप डी कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ से जब आप डी को कैलकुलेट करेंगे, डी को कैलकुलेट करेंगे तो डी की जो वैल्यू वो भी 1/500 ही आ जाएगी। बोलिए, देखिए कैलकुलेशन में यहाँ मेरा मोटिव नहीं है बताना, मेरा मोटिव है कॉन्सेप्ट को बताना। कैलकुलेशन भी अगर मैं यहीं करने लगूंगा तो आपके पेन कब चलेगा? वहाँ मेरा आपका पेन चलना जरूरी है, मेरा नहीं है। मेरा काम है आपके माइंड में न्यू आइडियाज को क्लिक कराना और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को, नए नए कॉन्सेप्ट को बताना। और अगर कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाए। कैसे हमें देखना है एक क्वेश्चन को, कैसे हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर ही से डेटा निकाल सकते हैं, तो वो सब बताना मेरा काम है। कि हाँ, 2 × 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना ये मेरा काम नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डी की वैल्यू वाई निकल गई, डी मतलब कॉमन डिफरेंस की हमारी जो थी वैल्यू वो निकल गई। तो अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें निकालना है टी, क्या निकालना है, टी एम। टी एम भी हमें दिया है क्वेश्चन में। तो टी एम टर्म हमें दिया है 1/25। तो क्या इसका हम लोग फॉर्मूला ले सकते? 1 आपका क्या होता है, ए आपका 1/500 प्लस n-1। n क्या है आपका, mth टर्म, तो m-1 इंटू डी। डी आपका क्या है, 1/500 इज इक्वल्स टू 1/25। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू आपकी 20 निकल के आ जाएगी। m की वैल्यू आपकी 20 निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब यही जो m है आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ये। तो m की वैल्यू आप 20 पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू 20 से 40 तक जाएगा। तो पुट करिए, देखते हैं क्या बनता है। जो जो कहते हैं क्वेश्चन वो करते जाएंगे। और तो तब 5 × 20 सिग्मा जो है हमारा, सिग्मा ये चलेगा r इज इक्वल टू 20 से 40 तक, और ये t rth टर्म है। तो अगर आप देखो तो हो जाएगा 100 × T20 प्लस T21 प्लस अप टू T40 तक बनेगा। बोलिए, जैसी सिग्मा को खोलेंगे आप, सिग्मा को व्हेन यू ओपन द सिग्मा, आर की वैल्यू रखते 20 21, तो ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर ये एक्सपैंड होकर ऐसे दिखने लगेगा।
बोलिए दिखने लगेगा। ठीक है, दिखने लगेगा। तो अब देखिए क्या करना है। अब आप 100 को बाय रहने दीजिए। अब nth टर्म का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या होता है a+n-1d। तो मैं t20 को लिख सकता हूँ a+19d, t21 को क्या लिख सकता हूँ a+20d। ऐसे ही मैं सारे टर्म्स को लिख दूंगा। प्लस a+39, आखिरी वाला t40, तो वो हो जाएगा a+39d। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल जो टर्म्स हैं वो है 21 टर्म्स हैं इसके अंदर। बोलिए 21 टर्म्स हैं, काउंट कर लीजिएगा। तो इसके बाद 21 टर्म्स हैं। ठीक है, तो मतलब जब आप इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 100, 100 मिलेगा। 21 टाइम्स ए प्लस डी आप कॉमन ले लेंगे, तो 19 प्लस 20 अप टू अप टू अप टू 39। ठीक है, बोलिए क्लियर है? अरे भैया, मैंने डी कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया है। इतना को इसमें, अगर इतना इसमें सोचोगे तो फिर कॉन्सेप्ट पे कब ध्यान दोगे? ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, कॉमन लेना। बोलिए क्लियर है? मैंने मैंने जितने भी ए थे 21 टाइम्स आपका ए आया, तो मैंने 21 टाइम्स ए लिख दिया। फिर मैंने डी कॉमन लिए तो 19 हो गया, फिर 19 हो गया, 20 हो गया, फिर 21 आएगा, फिर ऐसे ही आखिरी में 39 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। ये आपका क्या बन गया है? फिर से एक एपी बन गया है। तो आप सम ऑफ एन एपी टर्म्स कर लेंगे, उससे आपका आ जाएगा। सम ऑफ एन एपी टर्म्स कर लेंगे तो उससे आपका नहीं आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ लिखने के लिए। हम्म, नाउ इट इज फाइन। ओके, तो अब यहाँ पे आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप? 100 आपका बाहर रहेगा, प्लस और ब्रैकेट के अंदर आपका 21 ए प्लस डी इंटू 21, क्योंकि 21 टर्म्स है, तो 21/2, अपॉन 2, एन एन अपॉन, तो 21 टर्म्स हैं तो n/2a। व्हाट इज a? सो या आप उससे भी आ सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं a+l। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, nth सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी लिखने का ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। SN = n/2 ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इसको आप लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है आपका SN का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है आपका SN का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अरे यार, ये होता है आपका SN का फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे आप ये ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपका 21 टर्म्स है। हम्म, ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या बची हुई कैलकुल, तो बेसिक कैलकुलेशंस बची हुई हैं। तो आप फिर से 100 को रख देंगे, और यहाँ ए ए और डी की वैल्यू रख देंगे। तो ए और डी इक्वल हैं, तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो वो हो जाएगा आपका 500। क्योंकि ए और डी इक्वल है तो आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया। अंदर बचेगा 21 प्लस, तो 21 बचेगा प्लस 21
इंटू 29 बचेगा। तो अब जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 21 इंटू 30 अपॉन 5 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब जैसे ही इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो मैं बताता हूँ क्या आएगा। तो जो आपका ये जो फाइनल आंसर बन रहा है वो बनेगा 126। 5 1 5, 5 6 5 6 30। So when you solve it, you will get the answer 126। ओके, तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसमें क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जो जो कुछ आपने T25 निकाल लिया, T25 से एक क्वेश्चन आगे भी आपको S25 दिया था तो आपने S25 निकाल लिया, फिर उसमें आपने आपने इसे सिंप्लीफाई करा और उसकी यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी और आपका आपका ए निकल आया। जैसी ए निकल आया आपने ऊपर वाली इक्वेशन में, इसी वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल दी और आपने डी निकाल दिया। आपने आपने डी निकाल दिया। जैसे ही आपका डी निकल आया फिर आपसे टी एमएथ टर्म की बात कर रहा था, तो अगर टी एमएथ टर्म की बात करें तो उसमें एम टर्म्स होंगे। सो टी एमएथ टर्म की बात, तो एम एम टर्म की बात कर रहा था तो आपको एनएथ टर्म का फॉर्मूला मालूम है। nth टर्म ऑफ एन एपी का आपको फॉर्मूला मालूम है, तो उसमें कुछ नहीं, एन की जगह आपको एम रिप्लेस कर देना होगा और उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और बाकी आपको क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस उसका मालूम है, आपको उसका फर्स्ट टर्म मालूम है, उसका कॉमन डिफरेंस मालूम है, और आपको टी एमएथ टर्म की वैल्यू दे रखी, दैट इज 1/25। तो आपने एम की वैल्यू निकाल ली। एम की वैल्यू जैसी ही आपने निकाली एम की वैल्यू जैसी ही आपने निकाली तो आपने क्या करा, उसके बाद आपने उसको, आपसे जो इक्वेशन में पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे ये पूछ रहा था, ये आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ जब आपसे ये पूछा तो आपने m की वैल्यू डाल दी। तो 5m का, तो 5 × 20 अपॉन r इज इक्वल टू 20 to 40। फिर टी आर का आपको समेशन निकालना था, तो r की एक एक वैल्यू डाल के आपका ये बना गया। तो इसमें जब आप काउंट करेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस ब्रैकेट के अंदर वो है 21। फिर आपने हर T20 nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया AP का, दैट इज A + 19D। फिर 21 के लिए A + 20D। फिर ऐसे ही आपने सारे फार्मूले लगा दिए। A + 39D। फिर आपने क्या करा, A आपके 21 टाइम्स है तो आपने A सारे ही A को ऐड कर लिया। फिर जैसे आपने, तो 21 टाइम्स ए आएगा, 21 टाइम्स आपने ए लिख दिया। फिर आपने जितने भी डी वाले कोफिशिएंट के टर्म्स थे उनमें से आपने डी कॉमन ले लिया और आपने लिख दिया 19D 20D। फिर आएगा 21D अप टू 39 तक, तो उसमें से आपने डी कॉमन ले लिया। फिर ये जो है ये भी आपका देखिए एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 19 है, कॉमन डिफरेंस 1 है और लास्ट टर्म 39 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एस एन का एक ये भी फॉर्मूला होता है जिसमें अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम हो तो आप उसमें लगा सकते हैं, दैट इज n/2 a+l। तो उसमें आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आपने यही फॉर्मूला लगा दिया। तो अब आप देखिए, तो आपने 21 ए था ही आपके पास, 21 था ही, और दूसरे में आपने क्या लगा दिया, डी आपने कॉमन लिया और फिर यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगा दिया एस एन का, इस ब्रैकेट का, यहाँ से समीशन का ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21, तो n/2 ए इज वॉट योर फर्स्ट टर्म प्लस योर लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है आपका 19 और लास्ट टर्म है 39, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसका सम निकल आया। फिर मैंने वो सम करके फिर यहाँ से मैंने 1/500 कॉमन ले लिया क्योंकि ए और डी आपका कॉमन है, ए और डी आपका इक्वल है, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 1/500 कॉमन आ जाएगा। फिर मैंने उसको वही लिख लिया है और फिर मैंने आगे सिंप्लीफाई करके आपका जो फाइनल आंसर है वो 126 आ गया है। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म पर ये अब जो हमारे जो क्वेश्चन है ये हमारे जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो जीपीए क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, जीपीए से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपके पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ये भी आसान ही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। ऑफन जीपी मतलब टर्म्स बढ़ भी रहे हैं और वो सारे टर्म्स जो हैं पॉजिटिव भी हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप आर की वैल्यू क्वालिटिक्स या कहीं से निकालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी आर की वैल्यू लेनी है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये स्टेटमेंट इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो चलिए पहले आगे चलते हैं। तो ये आपको एपी दे रखी है, आपको A1 A5 का रिलेशन दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 28, और A1 A2 + A4 आपको 29 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग फर्स्ट टर्म ए मान लें, ठीक है, तो व्हाट विल बी ए A × A5। तो nth टर्म ऑफ एन जीपी आपको निकालना आता होगा, दैट इज ARn(n)-1, AR⁴n−1, so A and R, so it is a fifth term, so n-1, that will be 5 - 1, that will be 4, ओके। nth टर्म ऑफ एन जीपी तो आपको निकालना आता है ना, वो अगर A5 और A1 का जो प्रोडक्ट है वो 28 के बराबर है। मैं फर्स्ट टर्म A1 को A मान रहा हूं, तो आपको nth टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला मालूम है, वो क्या होता है, AR⁴n−1। तो अगर मैं A5 निकालना हो तो मैं n की वैल्यू 5 डाल दूंगा, तो AR⁴n−1, n मतलब 5 - 1, दैट विल बी 4, मतलब A⁴ विल बी योर फिफ्थ टर्म। सो आई हैव डन मल्टीप्लाई, और ये आपका 28 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो A² × R⁴ इज इक्वल टू 28, सो AR² इज इक्वल टू √28 विद प्लस माइनस साइन। अब ये तो प्लस माइनस का है, तो आप पूछेंगे सर तो हमें कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है माइनस वाला लेना है। तो पहले आप देखिए, वो कह रहा है पॉजिटिव टर्म्स है, मतलब कि जितने भी टर्म्स आप निकाल ले वो सारे पॉजिटिव हैं, और इंक्रीजिंग तो वो तो बात की बात है, पर जितने भी आपके टर्म्स हैं वो पॉजिटिव तो होने चाहिए। अब भैया आप रूट लेते तो उसके तो दो आएंगे ना, प्लस माइनस दोनों आएगा, पर हम माइनस वाला क्यों ले रहे हैं और प्लस वाला माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे हो, प्लस वाला क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ से मिल रहा है। पॉजिटिव टर्म्स ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो जब एग्जाम में बैठो तो आपको समझ नहीं आता कि कौन सी वैल्यू लेनी है, तो वो आपको क्वेश्चन से हिंट मिलेगा। तो इसीलिए वी आर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, नॉट द नेगेटिव वन। आएंगे दोनों ही प्लस माइनस ऑफ √28, पर हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है जितने भी टर्म्स आपके होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे आपसे क्या कह रहा है कि A2 + A4 जो है वो हमारा 29 के बराबर है, ये हमसे कह रहा है। सो ए ए A2 + A4 इज इक्वल्स टू 29 के बराबर हमें दिया है। तो A2 क्या हम लोग A3 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम लोग A2 को A3/R नहीं लिख सकते हैं, और A4 को A3 × R नहीं लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। अरे भैया A3 में R मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होता है, अगर आपको एक आगे वाला टर्म चाहिए तो आप उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉमन रेशियो हम R मान रहे हैं। तो अगर A3 में आप R कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको क्या उसके आगे वाले टर्म नहीं दे देगा, जो कि A3 के आगे वाला टर्म कौन सा A4 नहीं देगा। और अगर आप A3 को कॉमन रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो क्या वो आपको एक पीछे वाला टर्म नहीं दे देगा, जो कि आपका A3 के पीछे वाला एक कौन सा टर्म है, A3 के पीछे वाला कौन सा टर्म है आपका A2, तो वो दे देगा। तो बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो A3 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, √28, क्योंकि भैया AR² इसका मतलब क्या होता है, AR⁴n−1 इज इक्वल्स टू 20 √28।
ये होता है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, वही है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर 2 है मतलब आपका nth टर्म, आपका टर्म कौन सा है? ये आपका जो टर्म है, ये जो आपका टर्म है, ये है A3, ये है आपका A3, आपका A3 टर्म है ये आपका A3। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। अब A3 की आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं, और यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी अपॉन R प्लस √28 इंटू R। ठीक है, यहाँ आप जल्दी जल्दी से वैल्यू रखते रहिए, और R की R में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो √28 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये किसके बराबर? 29 के। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो √28 R² माइनस 29 R प्लस √28 इक्वेशन बनेगी। ऐसे सिंप्लीफाई करिएगा, सब होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको R की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी √28 और और दूसरी मिलेगी 1/√28। ये दो वैल्यू मिलेंगी आपको R की। अब पूछेंगे सर तो हमें कौन सी लेनी है? अरे आपको सब क्वेश्चन ने बता रखा है कौन सी लेनी है, आपको तो सब क्वेश्चन ने बता रखा है कौन सी लेनी है वैल्यू। वो कह रहा है आपको इंक्रीजिंग जीपी है, तो जैसे ही इसने इंक्रीजिंग जीपी कह दिया तो ये वाली वैल्यू तो चली गई। कौन सी वैल्यू बची? सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू तो बची, √28। क्योंकि अगर हम लोग 1/√28 वाली वैल्यू लेंगे तो आपकी डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी जीपी चाहिए? हमें चाहिए इंक्रीजिंग जीपी। आप क्वेश्चन पढ़िए, हमें चाहिए इंक्रीजिंग जीपी। क्वेश्चन पढ़िए ना, क्या दिया है? व्हाट डू वांट? यू वांट द इंक्रीजिंग जीपी। सो सो दिस विल बी द राइट वन, दिस विल बी द राइट वन, एंड 1/√28 वैल्यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपको आर की वैल्यू पता चल गई, तो अब जैसे ही आपको आर की वैल्यू पता चल गई, आप इस आर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, जो कि आपको फर्स्ट टर्म है। यहाँ से आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप ए की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टर्म है। समझिएगा, आप यहाँ से आर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, जो कि आपकी A3 टर्म है, और यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आपका फर्स्ट टर्म है। तो चलिए करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ए इंटू मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आर की रेट इज 28 इज इक्वल्स टू रूट रूट 28। ठीक है, ये आपको दिया था, तो आपको ए की वैल्यू निकल आई 1/√28। बोलिए, क्लियर? ए की वैल्यू निकल आई 1/√28। ठीक है, अब हमें निकालना है A6। A6 ये होता है, वो होता है AR⁵। ये आपको पता चल गया 1/√28, और R की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज √28। सो ये जो आपका ब्रैकेट ये बन जाएगा 5/2, क्योंकि R की वैल्यू √28 और बाहर 5 था, तो उतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको ऊपर भेजेंगे और एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर निकल के जाएगा 28²। अरे भेजिए ना ऊपर, देखिए ये क्या बन जाएगा, 28 5/2 -1/2।
सो ये आपका 28 स्क्वायर बन जाएगा। एलसीएम एलसीएम वहाँ लेके देखिएगा तो आपका ये 28 स्क्वायर बन जाएगा। और 28 स्क्वायर आपका किसके बराबर है? 7784 के बराबर है। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करनी है, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। तभी मैंने कहा मैं इतनी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स आपसे कह रहा था क्वेश्चन में, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप रीड करिए फटाफट। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि हमारा वीएन मेथड पे फिर से है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड, हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए, वो कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इट इज नॉट अननेसेसरी। ओके, for positive integers n, 4an is equals to n square plus 5n plus 6 and Sn sigma k is equals to 1 to n 1 upon ak, then value of 507 s summation 2025 is, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन रीड हो गया, समझ गए? तो चलिए पहले हम लोग ए एन निकाल लेते हैं कि ए एन क्या है पहले तो। ठीक है, तो अगर आप ए एन देखें तो कुछ नहीं, हम लोग 4 को वहाँ डिवाइड में नीचे भेज देंगे। 4 को आप यहाँ भेज दीजिए नीचे, इसके नीचे। ठीक है, जैसे आप 4 को भेजेंगे तो आपका बन जाएगा कि एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बन जाएगा अपॉन 4। ठीक है, बन गया। अब आप कुछ ना करिए, आप इसको कर रही है फैक्टराइज, तो 1/4 को बाहर रहने दीजिए। एन स्क्वायर को फैक्टराइज कर तो n+2 और n+3 हो गया। अब आपसे Sn कह रहा है, Sn क्या है? इसका रेसिप्रोकल, तो सिग्मा आपने क्या कर दिया, आपने लगा दिया जी सिग्मा। सिग्मा कह रहा है के से 1 से n तक आपको ले जाना है और इसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है, जो कि हो जाएगा 4/k+1 इंटू k+3। तो ये हो गया आपका सिग्मा। ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको कुछ नहीं, जिसको वीएन मेथड लगाना आता है उसके लिए क्वेश्चन आसान है। आपने 4 को बाहर रख लीजिए, 4 को आप बाहर रख लीजिए, सिग्मा लगाइए, इस इन दोनों को स्प्लिट कर लीजिए। अब इन दोनों को, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वो दिए हैं k+1 और k+ को स्प्लिट कर लीजिए। तो इसको आप स्प्लिट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीएन मेथड पर एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। पर अगर आपको अभी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि इन टर्म्स को आपको ऐसे स्प्लिट करना होता है और फिर आप एक एक टर्म पुट करते जाते हैं और उससे आपका बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाता है और आपका फर्स्ट एक टर्म और आखिरी में एक टर्म बचता है। इतना आप ध्यान रखिएगा अभी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए, अब कहेंगे सर तो ये के, अरे तो कुछ नहीं है, के एक वेरिएबल है। जैसे ए एन था तो ए एन में हमने एन पुट कर रहे थे। अब जैसे ए के हो गया तो एन को हमने के से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं है ए के, यहाँ हमने बस वही लिखा है। देखिए पहले हमारा था ए एन में तो हमने ऐसे लिख दिया। अब भैया वो कह रहा है ए के का रेसिप्रोकल कर दो, तो भैया कुछ नहीं, हमने यहाँ ए के रख दिया तो हमने जहाँ जहाँ एन थे वहाँ वहाँ के से रिप्लेस कर दिया और कुछ थोड़ी ना किया। और इतना क्या ए के और ए एन में कंफ्यूज हो रहे हो? जो मेन कंसेप्ट है उस पर ध्यान दो, जो कि ये वीएन मेथड। ये वेरिएबल चेंज होने से को तुम्हारा आंसर थोड़ी में फर्क पड़ जाएगा। अरे भैया पहले उसने ए एन लिखा तो तुमने यहाँ ए एन के टर्म्स में सब लिख दिया। अब भैया वो कह रहा है ए एन नहीं ए के कर दो, तो कुछ नहीं, एन की जगह जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ मैंने के रख दिया, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ मैंने के रख दिया, बस और कुछ थोड़ी ना किया। और उसका रेसिप्रोकल भी कह रहा था
तो मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने इस जो नीचे डिनोमिनेटर है, मैंने कुछ उसको इस प्रकार करा कि ये हमारे दो फ्रैक्शन में, इंडिविजुअल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो जाए, जिससे हमारा वीएम मेथड ले जाए और हमारा बहुत सारी जो हमारी टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हमने किया। तो जैसे ही आप करेंगे, एक वैल्यू आप पुट करिएगा और कैंसिल होते जाएंगे। वो मैंने कैंसिलिंग आपको एक ऊपर वाले क्वेश्चन में सिखा दी, कुछ नहीं, एक एक वैल्यू 1 2 3 डालते जाएंगे तो आपको आखिरी में एक टर्म मिल जाएगा, ठीक है। कब कब आखिरी में जो टर्म बचते हैं, शुरुआत का बचता है आपका 1/3, और आखिरी में जो बचता है वो बचता है 1/n+3। ये आपके दो टर्म बचते हैं। तो आप एस एन को और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा आपका 4n/3n ब्रैकेट में n3 ब्रैकेट में n+3। ये आपका बन गया एस एन। अब जैसे ही एस एन बन गया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, 507 इंटू एस 2025, ये आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, जो आपसे पूछ रहे हैं वो आप लिखते जाइए। 507 को अलग से लिख लीजिए, और S25 निकालना है तो n की जगह पे आप 25 पुट कर देंगे, क्योंकि एस एन है, तो अगर n है, n की वैल्यू 2025 पुट करने को कह रहा है वो। तो आप क्या करेंगे, वही वैल्यू 4 × 2025 पुट कर देंगे। 3 3 2025 में 3 जुड़ेंगे तो क्या रहेगा, 2028। बोलिए क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू। फिर आप जैसे जैसे थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर है डेट कम्स आउट टू बी 675, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वीएन मेथड का है। अब कुछ बच्चे वेरिएबल में ही कंफ्यूज रहेंगे, ये सर के, अरे कुछ नहीं यार, ए एन था, उसने उसने ए बाद में ए के कर दिया, तो आप कुछ नहीं, एन को के से रिप्लेस कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन में थोड़ी ना चेंज हुआ है, बाकी जिस प्रकार से आप उसको सॉल्व करते हैं यार उस तरीके से सॉल्व करते रहो। तो इतना आसान सा सवाल था, ठीक है। मैं शिफ्ट विफ्ट अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके ब्रश अप करे दे रहा हूँ। वीएन मेथड आपको नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसको मैं डिटेल में उसके हर जितने भी वैरायटी का हो तो सारी कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका अगली बार से वीएन मेथड का क्वेश्चन लगे। पर आप ध्यान रखिएगा, वीएन मेथड हमेशा वहीं लगाइए जहाँ कुछ ना लग रहा हो, तब आखिरी, दैट इज द लास्ट, यू कैन से द टूल यू मस्ट यूज, ठीक है ना। ना भैया ए एम, देखिए पहले आपको क्या देखना, पहले देखना एपी लग रहा है वो लगा दो, जीपी लग रहा है वो लगा दो, एचपी लग रहा है वो लगा दो। चलो अच्छा वो भी नहीं लगा, फिर देखो एजीपी लग रहा है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अच्छा भैया वो भी नहीं लग रहा, अच्छा वो भी नहीं लग रहा। अच्छा फिर कुछ एक्सपोनेंशियल की सीरीज होती हैं, कुछ फैक्टोरियल की सीरीज होती हैं, चलिए वो तो क्वेश्चन अलग से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अगर ये सब कुछ नहीं लग रहा है तो आपका क्या बचेगा, आखिरी में वीएन मेथड बचेगा। अच्छा वीएन मेथड में होता क्या, आप दो इंडिविजुअल फ्रैक्शंस में एक टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा उससे फायदा क्या होता है, जैसे वैसे आप सिग्मा को खोलते हैं, मतलब as you put the values inside the sigma and you expand the bracket, most of the values get cut down, and you get first you get one term from the starting, and one term from the last, and again so you can easily get the sum of those terms। तो इसलिए वीएन मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वीएन मेथड मैंने आपको बता दिया कब इस्तेमाल करना। अगर आप इस पर और भी अच्छे डिटेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उसको रीड करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एस एन दे रखा है,
देखिए ये आपको टी आर तो दे रखा है, पर ये टी आर पे आपका सिग्मा लिखा हुआ है, मतलब कि आपको ये इनडायरेक्टली ही एस आर दे रखा है। एस आर मतलब सम ऑफ टी आर्थ टर्म्स दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लिखा है। यू आर एडिंग एवरी टर्म ऑफ दैट इज टी आर अप टू फ्रॉम 1 to n. So this is your Sn, not your trth term. Okay. चलिए, ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस भी आ चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर PYQ करे होंगे तो उनमें ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। इसका एक इस कॉन्सेप्ट एक एक सर्टेन स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करना है, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब वैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ टी आर है, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको फिर से यही टर्म मिल जाएगा, तो ये गलत है। तो ये गलत है। आप ये आपका टी आर थोड़ी ना, ये आपका एस एन है। तो पहले आप टी आर या एस एन से निकालेंगे, उसके बाद उस टी आर का रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उस पर फिर से सिग्मा लगाएंगे। ये थोड़ी ना कि यही इसी चीज को आपने फिर से रेसिप्रोकल करके कर दिया, तो वो आपका गलत है। वो आपका गलत मेथड है सोचने का। तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका पहले टी आर टर्म निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे क्वेश्चन में आस्क है। उसके बाद हम लोग सिग्मा लगाएंगे और उसके बाद हम लोग लिमिट लगाएंगे, जैसे वैसे क्वेश्चन कह रहा है। वी विल प्रोसीड इन दैट वे। ओके। तो अब सर टीएन कैसे निकालते हैं? तो देखिए टीएन का है एक मेथड है निकालने का। वो आप किसी भी, ये एक स्टैंडर्ड PYQ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही पूछा गया है। आप अगर लगा रहे हैं क्वेश्चंस तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए पहले टी आर को कैसे निकालना है वो समझते हैं। तो क्या मैं टी आर को एस आर माइनस 1 लिख सकता हूँ? बोलिए। टी आर टर्म मुझे निकालना है, तो मैं क्या एस आर माइनस 1 लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको टी आर टर्म मिल जाएगा। देखिए, अगर इससे आप रिलेटेड कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो एक अलग वीडियो लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको टी आर का टर्म फाइंड करना है एस एन से, मतलब सम से, तो आप उसमें ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं टी आरथ होगा क्या। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ टी आरथ लिख देना है। जो आपका टी आरथ टर्म होगा वहां पे आपको एस एन लिखना है। तो एस एन क्या है? 1/64। मैं दोनों में से ही कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा? 2n-1, 2n, आई मैं एस आर ये लिख रहा हूँ, +1, 2n+3 और 2n+5। बोलिए, ये क्लियर है? मैंने एस आर से और SR-1 से भी 1/64 कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब माइनस माइनस, अब मैं क्या रखूंगा? मैं यहाँ पे n-1 रख दूंगा। यहाँ मैं क्या रख दूंगा? n-1 रख दूंगा। देखिए, r और n से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल खेले तो मैं, क्वेश्चन में n ही पे चल रहा है तो मैं n ही कर देता हूँ, ठीक है। और ना वेरिएबल से आपका आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। आपने आपने r की जगह n लिख दिया, ठीक है। ठीक है, तो TN हम लोग निकाल रहे थे, तो ये हो गया, ठीक है। और ये रिमेंबर करिएगा 2n+5 है, 2n+5, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? हमें अब लिखना है जहां जहां हमारा n है, हम लोग वहां वहां n-1 पुट करेंगे। तो जैसे ही आप इस वाले ब्रैकेट को देखिए, इस वाले ब्रैकेट में आप n की वैल्यू n-1 पुट करिए, क्योंकि आपका Sn क्या है? यहाँ पे n-1 है। तो आप जैसे ही यहाँ पे n-1 पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा 2n-3, 2n-1, 2n+1। जहां जहां आपका n था आपने वहां वहां n-1 पुट कर दिया, जिससे आपको TSn-1 मिल गया। बोलिए, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है ना? इतना इतना कोई हेक्टिक टर्म तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो अच्छा, आप सर, अ, तो सर ये जो आपने लिखा हुआ है ये कैसे आया? कोई बच्चे यही पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम लोग मान रहे हैं कि एक हमारे पास
एक एपी है, मान लीजिए हमारे पास एक एपी है, और टी एन है उसका लास्ट, जैसे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, अप टू Tn तक आपके पास एक एपी है। ठीक है, आपके पास एक एपी है। एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ, ये ये और इसके पहले Tn के पहले आएगा Tn-1, और Tn, उसके बाद क्या आएगा आपका Tn+1, है ना? बोलिए। नहीं सॉरी, Tn आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक एपी है अनफिट टर्म तक की। बोलिए, क्लियर है? तो इसमें इसमें से हमको Tn कैसे मिल जाएगा? तो Tn हमको ऐसे मिल जाएगा, तो देखिए मैंने इस जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वो हमसे लैंग्वेज का इंडिकेट कर रहा है। Tn जो है हमारा वो Sn। अच्छा, Sn होता क्या है? Sn होता है इन सबका nth टर्म का सम, जो कि होता है आपका Sn। और अगर मैं टोटल सम में से Tn-1 टर्म तक के सम को माइनस कर दूं, क्योंकि तो क्या आपको Tn नहीं मिल जाएगा? बोलिए। अगर मैं यहाँ तक के जो सम है T1 से Tn तक के, जो हमको अगर सम ऑफ AP पूछा जाएगा तो वो Sn होगा। और Sn-1 क्या होगा? T1 से Tn-1 तक के सम को हम लोग Sn-1 कहते हैं। बोलिए, Sn-1 कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमें Tn नहीं मिल जाएगा? क्या हमें Tn नहीं मिल जाएगा? बोलिए, मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने दिस इज द प्रोसेस, इससे हमने Tn निकाल दिया। अरे भैया, टोटल में से उसके आगे वाले को माइनस कर दिया। Sn था, उसमें से Sn-1 कर दिया, मतलब यहाँ तक के टर्म का जो सम है वो है क्या? Sn-1। Sn-1 क्या है? Sn-1 क्या है? वो यहाँ तक के सम है, यहाँ तक के। और अच्छा, Sn क्या है? Sn जो है वो पूरी सीरीज का nth टर्म तक के सम है। तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमें Tnth टर्म मिल गया। Tnth टर्म मिल गया, तो ऐसे सोचना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको Tnth टर्म मिल जाएगा। ठीक है, और Tnth टर्म के पहले कौन सा टर्म आता है? Tn-1th टर्म आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रखना है, और आपको कुछ नहीं करना है। जहां जहां n था वहां वहां आपको n रख देना है, और फिर Sn-1 में क्या रखना है? आपको n को n-1 से आपको रिप्लेस कर देना है। जैसे आप इस ब्रैकेट को देखिए, सॉरी, जैसे आप इस ब्रैकेट को देखिए, ये है ब्रैकेट। तो जब मुझे Sn-1 निकालना है, जब मुझे Sn-1 निकालना है, Sn-1, तो मैं n की जगह n-1 रख दूंगा इस ब्रैकेट में, n-1 रख दूंगा। तो क्या मेरा ब्रैकेट 2n-3 का नहीं बन जाएगा? और फिर मैंने इस ब्रैकेट में फिर से n की जगह n-1 रख दिया, तो क्या मेरा ब्रैकेट 2n-1 का नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो अब समझिएगा। तो अब ये आपका क्या ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट ये आपका कैसे बन जाएगा? ये जो ब्रैकेट है ये आपका क्या बन जाएगा? 2n। फिर आप अगला मेरा ब्रैकेट होगा वो आपका 2n+3 का बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको n की जगह n-1 पुट कर देना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। तो बस अब कुछ नहीं, आपका Tn हो गया। ठीक है, अब देखिए Tn में से आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। आप ये कॉमन निकाल सकते हो, आप ये कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, आप ये कॉमन निकाल सकते हो, आप फिर से ये कॉमन निकाल सकते हो, और ये कॉमन निकाल सकते हो, और ये कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके ब्रैकेट में ये और ये बचेंगे, तो बाकी सारे जो टर्म है ये वाले और ये वाले कॉमन हो जाएंगे, और यही दो दो टर्म ब्रैकेट के अंदर बचेंगे। तो मैं इनको क्या करता हूँ, इनको कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2n-1, 2n+1 एंड 2n+3 आपके कॉमन ब्रैकेट हो गए। अंदर आपका क्या बचेगा? 2n+5 और माइनस का 2n+3 अंदर ब्रैकेट के बचेगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका Tn है वो निकल के आ जाएगा 1/64, 2n-1, 2n+1
2n प्लस 3। अच्छा, अंदर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2n विल बी कैंसिल एंड हेयर इट विल बी लेफ्ट विथ 8। सो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। सो आपका जो ब्रैकेट बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 1/8, 1/8 इंटू 2n-1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n+3। ये आपका बन के आ रहा है ब्रैकेट। बोलिए क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, एन को आर से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो टी आर आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 1/8 2r-1 2r+1 और 2r+3। ठीक है, सो व्हाट विल बी 1/TR। आपने कुछ नहीं किया, आपने एन को आर से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, 1/TR क्या हो जाएगा, 8/2r-1 2r+1 2r+3। आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। बोलिए, कर दिया इसका रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे लगाना है सिग्मा। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा, इस पे आपको लगाना है क्या, सिग्मा। तो आपने क्या लगा दिया इसमें, सिग्मा एन इज इक्वल्स, सॉरी, आपको लगाना है इस पे सिग्मा। आर की वैल्यू 1 से एन तक चलेगी और ये क्या है, 1/TR है आपका। बोलिए क्लियर है? तो बस, अब कुछ नहीं। यहाँ जैसे ही आप लगाएंगे तो 8/4 कर रहा हूँ क्योंकि अब आपका लगेगा वीएन मेथड। वीएन मेथड, अगर आपको वीएन मेथड नहीं आता है तो बताइए, ज़रूर मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। पर अभी आप समझ लीजिए वीएन मेथड लग रहा है और यहाँ पे आपके दो फ्रैक्शंस में ये ब्रैकेट स्प्लिट करेंगे हम लोग। इस वन इंडिविजुअल फ्रैक्शन को हम लोग दो फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे, दो फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो अब 2r-1 2r+1 एंड 2r+3। ठीक है, अब पूछेंगे सर तो हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब आप 4 हम लोगों ने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जब आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको एक 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है। कि हमने इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करना था तो हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया, पर हमारा ऊपर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर मिल रहा है 4। तो हमें जो क्वेश्चन था उस पर स्टिक रहने के लिए हमने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया। तो दिस 4 एंड दिस 4 विल बी कैंसिल, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द क्वेश्चन। बोलिए, कोई इफेक्ट क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। जो भी आपका ऊपर बन रहा था उतने से ही मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, तो 4 एंड 4 हेयर विल बी कैंसिल आउट। तो इसलिए मैंने 4 से डिवाइड करा और 8 तो आपका पहले से ही था, 8 तो आपका पहले से ही था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 1/TR पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, सो डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बी 2 और सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से n तक चलाएंगे तो ये जो आपका पहला जो फ्रैक्शन बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, 2r-1 और दूसरा बनेगा 2r+1। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? ये तो आपके फ्रैक्शन बनेगा पहला वाला, कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड करिए तो आपको जो पहला फ्रैक्शन है वो ये बनेगा। फिर आपको दो फ्रैक्शनों में स्प्लिट करना आना चाहिए। ठीक है, तो दो फ्रैक्शनों में आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीएन मेथड पे वीडियो लेके आऊँ, देखिए मैं बहुत डिटेल वीडियो लेके आता हूँ किसी भी टॉपिक पे, एकदम उसके हम लोग डेप्थ एनालिसिस करते हैं। इससे आपके जे मेंस और जे एडवांस दोनों की ही पीवाईक्यू क्रैक हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो फिर आपने दूसरा ब्रैकेट जो आपका बनेगा वो 2r+1 और 2r+3 का बन जाएगा। बोलिए कोई क्लियर? बोलिए क्लियर है ना? आपने इसको भैया दो इंडिविजुअल फ्रैक्शन में स्प्लिट करिए,
इसको इसके इस डिनोमिनेटर को पहले इसके इस इस टर्म को पहले इस डिनोमिनेटर को यहाँ भेजिए, फिर एक बार इस टर्म में इस डिनोमिनेटर को यहाँ भेजिए, तो आपकी ये दोनों फ्रैक्शन ही बन जाएंगे। स्प्लिटिंग तो करनी आती होगी। जैसे अगर आपको दिया है 4 - 2/2, तो इसको कैसे लिखते हैं? 4 - 2/2 लिखते हैं। फिर ये बन जाता है आपका 2 - 1, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका 1 ही दे देता है। ठीक है, तो ऐसे एक फ्रैक्शन को हम लोग 2 फ्रैक्शन में स्प्लिट कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा एक फ्रैक्शन था, इसको हम लोगों ने 2 इंडिविजुअल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया। तो यही मैं यहाँ कर रहा हूँ, यही मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपने हर जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर को भेजा है, तो मैं भी इस टर्म के साथ इस पूरे डिनोमिनेटर को भेज रहा हूँ, फिर इस टर्म के साथ इस पूरे डिनोमिनेटर को भेज रहा हूँ ये मेथड लगाने के लिए। बोलिए क्लियर है? तो चलिए अब आगे वाले स्टेप पर चलते हैं। तो जैसे ही आप आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके जो टर्म बचेंगे, क्योंकि बाकी सारे टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आपके टर्म बचेंगे ब्रैकेट में, वो बचेंगे वो बचेंगे आपके, ये टर्म बचेंगे आपके ब्रैकेट में। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रैकेट में आपके कौन से टर्म बचेंगे? ये वाले टर्म बचेंगे आपके ब्रैकेट में। बोलिए, बचेंगे? ठीक है। अब ये आपका क्या होगा? अब आपने सिग्मा सॉल्व कर लिया है 1/TR इस टर्म का, 1/TR का आपने सिग्मा सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा? अब बचा लिमिट लगाने को। तो लिमिट वो कह रहा है, लिमिट कह रहा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की लिमिट लगानी है। तो जैसे ही आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाओगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाओगे, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, समझिएगा, जो पूरा ब्रैकेट है वो 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा 2 × 1/3। अब देखिए, ये सब लिमिट के कॉन्सेप्ट है। मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ी ना एक्सप्लेन करने लगूंगा। अगर आप वो भी चाहते हैं कि मैं लिमिट का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस पर भी एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। तो एक भी बढ़िया सवाल था कि पहले हम लोग एसएन से टी आर एथ टर्म फाइंड करा, फिर हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल करा, फिर हमने उस पर सिग्मा करा, फिर हमने उस पर लिमिट लगाई। तो जिनको लिमिट आता होगा, मैं समझ गया होगा कि मैंने ये जो पूरा आपका ये जो फ्रैक्शन है, जैसे अब एन की वेल एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो जो पूरा फ्रैक्शन टेंडिंग टू 0 होगा। दिस होल टर्म विल बी टेंडिंग टू 0, and when this whole term will be tending to 0, so you will be left with 2/3 only. So 2/3 will be your correct answer. Okay, so चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। ये एजीपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एपी और जीपी दोनों इन्वॉल्व हो। आप देख सकते हैं ये आपका जीपी में चल रहा है, और ये जो ब्रैकेट है ये आपके एपी में चल रहे हैं। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं एजीपी सामने सामने दिख रहा है। तो चलिए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समझ एजीपी। तो ये जो हमारा 7 दिया हुआ है, क्या मैं इसको अभी के लिए एस मान सकता हूँ? अरे इन सबका जो सम होगा वो मैं एस मान रहा हूँ, वेरिएबल एस। ठीक है, इन सबका जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, इन सबका सम 7 दिया है, तो मैं इसको एक वेरिएबल माने ले रहा हूँ। अभी एस के बाद में हम लोग इसकी वैल्यू 7 पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलिए अब हमें क्या, देखिए बहुत आसान होता है एजीबी कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना होता। आप पहले एस लिख लीजिए। आपका क्या दिया? 5+1/7, जो भी ब्रैकेट में दिया लिखते चले जाइए। ठीक है, 1+5 +1/7 स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है? 5+2 देखिए ना ब्रैकेट में क्या लिखा है? 5+2 फिर 1+7। ठीक है, ये आगे अप टू इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। अब मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है? इसमें आपको टर्म को बाय 1 यूनिट यू हैव टू शिफ्ट। बट कैसे शिफ्ट करना होता है? जो भी ये जो आपका ये जो टर्म बना है, इसमें पहले आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको आप 1 यूनिट से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। राइट हैंड साइड
शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। बोलिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे हमने इसको, पहले हम लोग क्या करें, कॉमन रेशियो का क्या पता कर सकते हैं? 1/7 का ही तो कॉमन रेशियो चल रहा है। 1/7 का ही तो कॉमन रेशियो चल रहा है। अरे कॉमन रेशियो को निकालना आता होगा। उसमें आपको कितना दिख रहा है कॉमन रेशियो? 1/7 का ही। देखिए यहाँ 1/7 की पावर 0 होगा, यहाँ 1/7 की पावर 0 होगा। ठीक है, तो वो दिया नहीं, क्योंकि 1/7 की पावर 0 जो है वो 1 ही हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सब जो है ये जीपी और एपी दोनों में है, पर जीपी का जो कॉमन रेशियो वो कितना 1/7 है। ठीक है, योर आर इज 1/7 इन दिस जीपी, दैट इज योर कॉमन रेशियो। तो अब हम लोग चलते, तो कॉमन रेशियो मैंने क्या कहा, आपको पूरे को मल्टीप्लाई कर देना और फिर उसको शिफ्ट कर देना। तो अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये हमारा 1/7 ऐसे नहीं बन जाएगा? उसके बाद हम लोगों को शिफ्ट करना है, तो जैसे हमारा ये शिफ्ट होगा ये 5/7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस ये हमारा 5/7 आ जाएगा प्लस इस प्लस 1/7 स्क्वायर 5 प्लस एल्फा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया, तो 1/7³ 5 प्लस 2 एल्फा। अरे हमने इसके यहाँ पे कॉमन रेशियो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी तो ब्रैकेट सेम ही है। कॉमन रेशियो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ब्रैकेट तो सेम ही है। हमने क्या कहा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करिए, 1 यूनिट से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, और फिर इन दोनों को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज द मैथड टू सॉल्व एजीपी प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें फिर आपको एक पैटर्न बनता है। दिस इज द मैथड टू सॉल्व एजीपी। सो नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन। सो s माइनस 1/7 एस हो गया, क्योंकि आपने इसको शिफ्ट कर दिया था। सो s माइनस 1/7। ठीक है, 5 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब when you subtract these two, when you subtract these two, you will be left with α/7। सब्ट्रैक्ट करिएगा α/7, ये तो एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपने एक एक यूनिट शिफ्ट कर दिया है ना, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप ऐसे ही आगे सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ये आ गया α/7। फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपने एक यूनिट शिफ्ट कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपने वो यूनिट शिफ्ट कर दिया ना राइट हैंड साइड, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा α/7²। सो ऐसे ही आपका एक रिपीटेड पैटर्न बनेगा अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका, पहले आप लिख लीजिए, इधर बन जाएगा 6/7 एस को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ 7, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैं अभी एस को 7 माने ले रहा हूँ। 7 को मैं अभी एस माने ले रहा हूँ, जो कि सम है RHS का। ठीक है, तो ठीक है, मैंने एस को सब्सटीट्यूट कर दिया, 7 इज इक्वल्स टू, ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक जीपी दिख रही है। ये आपको क्या दिख रही है, एक जीपी दिख रही है। 1 मिनट, ये आपको जीपी दिख रही है। ठीक है, तो अगर ये आपको जीपी दी तो 5 को आप बाहर रहने दीजिए, प्लस what is the formula for sum of infinity terms, that is जीपी में जो फॉर्मूला है इन्फिनिटी टर्म्स का, वो है a अपॉन, what is the formula, 1 minus r, where नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर sum of terms of infinite terms in GP. So this is the formula. तो पहले टर्म आपका क्या है, 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस व्हाट इज r, दैट इज 1/7। यहाँ पे आपने GP का इन्फिनाइट सम का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपका क्या दिख रहा है, ये बन जाएगा आपका 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस, इस ब्रैकेट को आप इतने को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो बनेगा वो बन जाएगा कितना,
तो बन जाएगा अल्फा बाय 6। बोलिए क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद आप 5 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, सो 6 माइनस 5 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा बाय 6। तो जो आपकी अल्फा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 6। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप ये AGP का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है उसी उसी सीरीज को, और उसको एक यूनिट से शिफ्ट करके फिर उन दोनों जो सीरीज दी है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो उसमें आपको एक सीरीज मिलेगी। फिर उसको आपको कैलकुलेट कर लेना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे AGP के कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये बता दें कि AGP को कैसे ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ टर्म्स AP में है और कुछ टर्म्स GP में है, तो आपका क्या बन जाएगा AGP। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अब ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 आर 10th and 11th term of arithmetic progression with common difference 3/2 if the sum of first 11 terms of an arithmetic progression is 88, then q minus 2p is equal to, ये बताना है आपको। तो जो जो आपको डेटा गिवन है उस डेटा को आप लिखते जाइए और कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसमें तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिस हुआ है, मिक्स हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाने को इसमें पूछा जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके जेईई में आते हैं। तो चलिए करते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो देखते हैं पहले क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है 3x² माइनस का px प्लस का q, इसके आपके दो रूट्स हैं, इसके आपके दो रूट्स हैं। और वो दो रूट्स आपको कौन से कह रहा है, एक A10 है और एक A11 है। और ये दोनों जो है AP के, इनके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो A10th टर्म ऑफ AP और एक 11th टर्म ऑफ AP है। ठीक है, एक आपका A10th टर्म ऑफ AP है और दूसरा A11th टर्म ऑफ AP है। ये दो आपके क्या है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये जो रूट्स हैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये आपके रूट्स हैं तो आपको क्या क्या मालूम है कि सम ऑफ रूट्स आपको मालूम है, जो कि है आपको p/3। ये सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, माइनस b/a, माइनस का b मतलब माइनस का p, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का p/a माइनस वॉट इज a इज 3, सो हमने लिख दिया माइनस का p/3। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट लगा दिया, तो ये क्या आ गया q/3 दैट इज c/a। ठीक है, अब ये तो रूट्स है ना, पर ये आपको क्या है, ये एक AP के एक टर्म भी है। AP के जैसे ये A10 जो एक रूट है, ये क्या है, AP का 10th टर्म है AP का। और ये जो A11th रूट है ये आपका 11th टर्म है किसी AP का। ठीक है, तो अब देखें तो उस पर हम लोग AP का nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए लगाते हैं। तो A10 आपका बन जाएगा A प्लस n-1d दैट इज 9d प्लस A प्लस 11 - 1d दैट इज 10d इज इक्वल्स टू p/3। ठीक है, अब आप और आपको दिया है कि जो कॉमन डिफरेंस है, और आपको क्या दिया है कि जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज
3/2. So put the value of common difference here. So it will be 2a plus 19d is equals to p/3. अब 2a लिख दिया, 19 की जगह 19 इंटू 3/2, डी की जगह आपने 3/2 दे रखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कॉमन डिफरेंस 3/2। ये देखिए क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस 3/2 दे रखा है कि नहीं? बोलिए, क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस 3/2 दे रखा है। 10th और 11th टर्म ऑफ एपी विद कॉमन डिफरेंस 3/2, तो इसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपके p/3 के इक्वल है, p/3 के इक्वल है, बोलिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बन जाएगा आपका 4a प्लस का 57, क्योंकि आपने पू को भेज दिया है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा 2p। ठीक है, ये कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। आप कैलकुलेशन आप करिएगा, कुछ नहीं, कैलकुलेशन आपको एलसीएम लेना और आपको 2 भेज देना, आपको मैंने 3 इधर मल्टीप्लाई में भेज दिए है। ठीक है, अरे सही समझे, ये जो 2 है यहाँ मैंने एलसीएम लिया, फिर जो नीचे एलसीएम में 2 आया था उसको मैंने इधर भेज दिया, फिर जो इधर बना था उस 3 को मैंने इधर भेज दिया, तो मैं ये 3 यही मल्टीप्लाई का आ गया है। ठीक है, चलिए कर देता हूँ, हो जाएगा 6a प्लस का 19 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू p/3। ठीक है, फिर हमने इसको और सॉल्व करा, सॉरी ये 6 नहीं होगा, 1 मिनट, इट विल बी 4। हाँ, 4a प्लस का 90 इंटू 3, सो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। फिर हम लोगों ने क्या करा है, 2 को उधर भेज दिया, 3 को इधर भेज दिया, वही आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपकी p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, बोलिए, p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? अब p की वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, अभी आपको a ही पता करना है। तो a के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गया है, वो क्या है, फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी का सम दे रखा है। तो वही एस एन का फॉर्मूला लगाए, S11 इज इक्वल्स टू 88 आपको दे रखा है। तो 11/2 यही फॉर्मूला लगाइए, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, दैट इज n-1 मीन्स 11 - 1 दैट इज 10 इंटू वॉट, इंटू d दैट इज 3/2। बोलिए क्लियर? तो ये आपने लगा दिया, और फिर इसको अब और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 2a प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 16 के। तो जो आपका a आएगा, वो आ जाएगा 1/2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। ये जो a आपका निकल के आया है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। तो अगर आप देखें तो a को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस का 57 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2p। बोली हो जाएगा? थोड़ी जगह बना लेते हैं इसके लिए, आसान है ना? तो यहाँ से आपका जो p निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 59 इंटू 3/2। तो ये आपका क्या आ गया, p आ गया निकल के, बोलिए, ये आपका p आ गया निकल के। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं कि जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको आगे देखते हैं। फिर पूछ रहा है p आपका निकल के आपको q बचा है निकलना, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है, q माइनस, वो आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, q माइनस, सॉरी ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे जो होना चाहिए था, एक सेकेंड प्लीज, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ होगा p। ओके, q माइनस 2p इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, सॉरी
फॉर दिस मिस्टेक। सो ये आपसे पूछा गया था, तो पी मालूम पड़ गया, तो क्यू की बारी है। तो क्यू को आइए निकालते हैं। तो क्यू आपके कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन से। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वाली रूट्स वाली इक्वेशन में तो क्यू आ रहा है, तो वहीं से निकलेगा। तो चलिए उस पर ट्राई करते हैं। तो ए प्लस, देखिए ए 10 इंटू ए 11, ए 10 इंटू ए 11 को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 9D इंटू इंटू ए प्लस 10D, और ये आपका बराबर किसके? Q/3 के। ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ रूट से इक्वेशन निकली थी एक, है ना। ठीक है, अब ए और डी की आप वैल्यू पुट कर देंगे, और अरे भैया ए की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से इस इक्वेशन में, ठीक है, और डी की वैल्यू नहीं पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, 3/2 बोलो, यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपकी जो क्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 31 इंटू 21, ठीक है। अब अब आपसे जो पूछ रहा है क्यू -2p, सो क्यू विल बी 31 इंटू 21 माइनस 2 व्हाट इज योर p? सो अगर आप p देखोगे, that was p was 59/3, so 59 into 3/2 is your p. So 2 and 2 will be cancelled out, or on further solving you will get 474 as your final answer. आपसे यही तो पूछा था, q-2p, वो आपने निकाल लिया। q आपने निकाल लिया 31 इंटू 21, p आपने पहले ही निकाल लिया था, p आपने यहाँ निकाल लिया था, और p का ट्वाइस कह रहा है करने को, तो हमने 2 टाइम्स p कर दिया। ये आपका क्या है? ये आपका है p, और ये आपको रिक्वायर्ड था, तो इसका 2 टाइम्स, तो 2 विल बी कैंसिल आउट, एंड और फिर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 474 यू विल बी गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन रिकर्शन पे बेस्ड है, रिकर्शन पे हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये जो ये तो रिकर्शन में कई टाइप्स के होते हैं, पर जो ये रिकर्शन है ये होमोजीनस दिस इज योर होमोजीनस लीनियर होमोजीनस रिकर्शन पे ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर आप ये बताइए कि इसको तो हम लोग एक पैटर्न नोटिस करके भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं पैटर्न नोटिस करके, पर पैटर्न हमेशा क्लिक करे एग्जाम प्रेशर में ऐसा नेसेसरी नहीं है। हाँ, अगर क्लिक कर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लिक करता तो इसका एक आपको सर्टेन एल्गोरिथम या मेथड मालूम होना चाहिए जिससे आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये मेथड बताऊंगा किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ लीनियर होमोजेनस रिकर्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें लीनियर होमोजेनस रिकर्शन और कुछ पैटर्न्स नहीं है तो उनको कन्वर्ट भी हम लोग करते हैं, पर वो एक अलग टॉपिक है पूरा लीनियर होमोजेनस रिकर्शन पे, जो हमारा एक अलग सेपरेट टॉपिक बन जाएगा वो। अभी हम लोग उसको एक समराइज में समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अगर आप जिनको आता है वेल गुड, तो वो उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, पर जिनको नहीं आता है वो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। पर अगर आप इसमें उसको डिटेल में समझना चाहते हैं बिल्कुल एक एडवांस लेवल तक, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे ही आपको दिखता है इस टाइप का, तो आपके माइंड में हमेशा एक रियकरेंस रिलेशन का आपके माइंड में एक आता है कि एक सीक्वेंस होगा जो कुछ टाइम बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू डाल, यू विल पुट, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, तो हौले रियकरेंस रिलेशन में करते क्या है हम लोग? वी मेक अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस यू कैन सी दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक। ओके, सो इसको इक्वेशन हम लोगों ने बना दी। जो आपका पहला टर्म है उसको हम लोगों ने इसको एक्स स्क्वायर मान लिया, ए एन प्लस 1 को एक्स मान लिया, और ए एन को हम लोग कांस्टेंट ही माना। जैसे आप न्यूटन्स
फर्नेंट क्वाड्रेटिक में आपने देखा होगा, न्यूटन फर्नेंट क्वाड्रेटिक में आपने देखा होगा कि आपको क्वालिटी दे रखी होती है और उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से अब आपको एक रियकरेंस रिलेशन दिया है और उसको अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बदल दिया, जो कि आप दे सकते हैं। फिर हमने इसके रूट्स निकाले, फिर आपके जो एक्स की दो वैल्यूज निकल के आई, आप इनको अल्फा बीटा कर सकते हैं, और जो अल्फा बीटा की वैल्यू वो 1 और 3/2 निकल के आई। ठीक है सर। अच्छा, अब हमें nth टर्म लिखना है इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का। तो उसको लिखने का ये मेथड होता है। ये क्या होता है कि आप an लिख देते हैं और जो आपका फर्स्ट आया है रूट उसको लिखते हैं रेज टू द पावर n प्लस b लिखते हैं। फिर जो आपका सेकंड रूट मतलब बीटा जाता है उस रेज टू द पावर n उसकी कर देते हैं। ठीक है, तो आपके ए और बी अननोन रहते हैं। अच्छा, अभी ए और बी निकालने का भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, सर्टेन कंडीशन या कुछ चीजें हिडन होती है, इससे आप ए और बी निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको ए 0 दे रखा है और A1 = 1/2 दे रखा है। देखिए दे रखा है, तो बस हमने वही n की वैल्यू 0 पुट की और हमें इक्वेशन नंबर 1 ये मिल गई, और n की वैल्यू फिर हमने 1 पुट करी तो हमें इक्वेशन सेकंड मिल गई। आप n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पावर में पुट करेंगे, और फिर आपको सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन मिलती चली जाएगी, और उसको आप किसके इक्वल रखेंगे, एक को 0 के इक्वल रखेंगे, एक को 1/2 के इक्वल रखेंगे। फिर आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और आपको ए और बी की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ए और बी की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है सर, ए और बी की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ए वैल्यू आप क्या रहेगी, A = -1 और B = 1। ये दो वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएंगी। ठीक है सर। फिर फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, फिर आपको यहाँ आप ए और बी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो ऊपर वाले आपने nth टर्म बनाया था वहाँ पे आप ए और के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो n आप फिर जो आप देखेंगे वो आपका nth टर्म कुछ इस जैसा दिखने लगेगा। देखिए मैंने ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर आपने n को k से इसलिए रिप्लेस करा क्योंकि यहाँ पे k कह रहा है, ए के। देखिए वेरिएबल के बदलने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता। वो ए के कह ले, कल ए जे कह दे, ए एस कह दे, बस आपको कुछ नहीं करना है। के को एन को आपको के से रिप्लेस कर देना है, के को आपको एन से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक है सर, ओके। क्योंकि वो आपसे के टर्म्स में पूछ रहा था तो मैंने के से रिप्लेस कर दिया एन को। आई हैव रिप्लेस्ड एन फ्रॉम के। ओके, ठीक है। अब उसने सिग्मा लगाने को भी बोला है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सिग्मा k = 1 to 100 ए के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस ए के आपको मालूम पड़ गया, रिकर्सन रिलेशन से आपको मालूम पड़ गया ए के। ठीक है, फिर आपने क्या करा, उस पर सिग्मा लगा दिया k = 1 से 100 तक का। फिर सिग्मा 1/1 हर एक टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1/1 हर एक टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है आपको कोई चीज़ में के की वैल्यू रखनी है और उसको यू हैव टू ऐड ऑन टिल द लास्ट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, एंड हेयर दैट वेरिएबल इज के। तो वहाँ तक आपको ऐड करना है। तो जहाँ पे अगर आप देखिए सिग्मा को 1 पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू आर एडिंग 1 माइनस, जब आप सिग्मा को -1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज योर फर्स्ट टर्म, तो आपको यू आर एडिंग -1 100 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका -100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे के को वेरिएबल नहीं है। फिर आप सिग्मा को नेक्स्ट वाले में सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज योर नेक्स्ट टर्म, दैट इज 3/2 to the power k। फिर आप k की वैल्यू वन यू पुट 1/1 k वैल्यू, बट यू विल ऑब्जर्व यू विल गेट अ जीपी। जैसे अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3/2 आएगा। फिर क्या आएगा 3/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा 3/2 का होल क्यूब, अप टू ये कहाँ चलता चला जाएगा 3/2 to the power 100 तक चला जाएगा। अच्छा, ये जीपी nth टर्म ऑफ जीपी का सम का फॉर्मूला नहीं बन गया, nth टर्म ऑफ जीपी का सम का फॉर्मूला नहीं बन गया, बन गया। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जीपी में दो ही सम के फॉर्मूले, एक किसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है आपको किसका, इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी का, जो कि क्या होता है a/1 - r।
और दूसरा कौन से फॉर्मूला है आपके फाइनाइट टर्म्स यानी nth टर्म ऑफ जीपी के सम का फॉर्मूला क्या है, ए ब्रैकेट में r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ये आपका किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ जीपी फॉर फाइनाइट nth टर्म तक का, ये आपको जीपी का फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला है। एपी में इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला नहीं होता, उसमें फाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है, वो आपका अलग फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन इन दोनों में डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जीपी में आपके सम के दो फॉर्मूले हैं सीरीज को ऐड करने के। तो ये आपकी फाइनाइट सीरीज, क्योंकि ये nth टर्म तक जा रही है, जो कि आपका nth टर्म कौन सा है, जो कि 100, तो आपको 100 तक इस जीपी को ऐड करना है। तो मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया, जो कि फॉर्मूला क्या है आपका, ए r⁻n-1 अपॉन r-1। ये आपका सम का फॉर्मूला है फॉर अ फाइनाइट जीपी, ये आपका सम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने ये लगा दिया, पर यहाँ आपका ए और आर सेम है, जो कि है आपका 3/2 ही है। व्हाट इज आर, आर इज द कॉमन रेशियो एंड ए इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, जहां से आप जीपी को काउंट करना चाहते हैं। और एन क्या है, जहां तक आप जीपी का सम यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। सो एल इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, आर इज द कॉमन रेशियो। तो आपने वही फॉर्मूले में, मैंने सीधे फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ए की वैल्यू मैंने 3/2 दी, आर की वैल्यू मैंने 3/2 रख दी, टू द पावर 100-1 अपॉन आर, फिर से आपका 3/2 -1 r-1। फिर आप जैसे ही डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर आपका 1/2 देगा, 1/2 देगा। और जैसे ही आप 1/2 डिवाइड में है, तो आपका 2 ऊपर से लेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और 2 विल बी कैंसिल आउट। आप देख सकते हैं 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। यहाँ देखिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। अब क्या करना है सर, अब आपको ये देखना है कि आपको आंसर तो इस टाइम में पूछा नहीं है। तो अगर आपको आंसर, ये आंसर तो है, पर क्या आपको इस फॉर्मेट में आंसर पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है। तो आपको जिस फॉर्मेट में ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, जैसे A99, A100, A99। तो मतलब हमें ए के पे जाना होगा, क्योंकि जैसे आप देखिए ए के आपने ये निकाला, ठीक है। देखिए 1 यहाँ पे ए के में मैंने 1 की पावर के लिखी, तो देखिए 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आता है। तो यहाँ पे -1 इसीलिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा ये कि सर यहाँ पे 1 की पावर के था, वो कहाँ चला गया। अरे भैया 1 की पावर के कुछ भी हो, 1 ही तो आएगा, वो 1 ही तो आएगा। पर मैं कहा कि कौस बात, तो क्या है, आपका रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान, के की कुछ भी वैल्यू, सर कह रहे थे कुछ भी वैल्यू रख दो, कुछ भी, भैया हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं, अपने आप से कुछ भी वैल्यू, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो के की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी रख दीजिए, तो 1 की पावर में अगर के कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 ही रख दिया, कोई इम्पैक्ट उससे नहीं पड़ेगा। हाँ, 3/2 में मैं के की थोड़ी पावर हटा सकता हूँ, 3/2 में भी के की पावर थोड़ी ना हटा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको 3/2 ही रखा है। 3/2 टू दी पावर 3/2 टू दी पावर के ही रखा है, ठीक है। ये आपका ए क्योंकि, अच्छा मैं ए के, अगर मैं के की वैल्यू इफ आई सब्स्टिट्यूट के इज इक्वल टू 100, तो क्या आपका वही ये जो ब्रैकेट वाला है, क्या ये नहीं बन जाएगा। अगर मैं के की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 100, के की वैल्यू यहाँ 100 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो क्या आपका ये अंदर वाला ब्रैकेट का जो अंदर ये हमने हमारे टर्म्स लिखे हुए हैं, क्या उन्हीं की तरह रिसेम्बलेंस नहीं करेगा, करेगा। वो दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे अंदर जो ब्रैकेट के हमारे लिखा हुआ था, उसको हम लोगों ने 800 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बिकॉज दिस इज इक्वेलेंट टू 800 ओनली, दिस इज इक्वेलेंट टू 800 ओनली। वी हैव पुट द के वैल्यू in this nth term, k is equals to 100, we have substituted the value of k is equals to 100। तो आपको देखिए वो ब्रैकेट वाला ही मिल जाएगा, ब्रैकेट वाला ही मिल जाएगा, ये जो ब्रैकेट है अंदर यही मिल जाएगा। तो आपने, ये आपका 800 हो गया, फिर आपने इसको सिंपली थोड़ा बहुत अरेंज किया, तो आपका 3A100 -100 यही आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी सेकंड है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टीम। चलिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पहली बार ही तो वीडियो को लाइक कर लेना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर तब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, मैं उसको
उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू कि आपने अपना इम्पॉर्टेंट टाइम मेरी वीडियो पे इन्वेस्ट करा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप जोरदार तरीके से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।